नमस्कार अतुल सर, न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अब कल मतदान होना है महाराष्ट्र में 20 तारीख को और आखिरी मतदान है और झारखंड का भी आखिरी दौर का मतदान होना है। इसके बाद 23 तारीख को चुनाव परिणाम ही आएंगे। खासकर महाराष्ट्र पे आपसे बात करेंगे सर। जो महाराष्ट्र में आपकी पार्टी कांग्रेस को और महाविकास अघाड़ी को जनता क्यों वोट दे रही है और आपके हिसाब से चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, चुनाव जहां लोकसभा में था वही विधानसभा में भी है, क्योंकि बीजेपी ने संविधान वाली बात एक नैरेटिव में बताने की कोशिश की। उन्होंने लोकसभा में के बाद हरियाणा में जिस तरह से कोशिश की थी, वो वोट डालो राज करो, ये कोशिश भी महाराष्ट्र में करके देख ली, लेकिन महाराष्ट्र से शाहू फुले अम्बेडकर जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ये इस तरह से यहाँ पर ये कुछ नहीं चलने वाला है। फिर उन्होंने अपना एक प्यारा कार्ड खेला, जो हरदम खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला उन्होंने, बटेंगे तो कटेंगे। उससे नाराजगी और महाराष्ट्र में बढ़ी। हिंदू मुस्लिम के कार्ड खेलने से नाराजगी और महाराष्ट्र में बढ़ी, क्योंकि महाराष्ट्र का किसान ये चाहता था कि आप हमारे सोयाबीन पे बात करो, आप हमारे कपास पे बात करो, आप हमारे छोला पे बात करो, आप हमारे संतरे पे बात करो, कैश पे बात करो, गन्ने पे बात करो, कि इन सब चीजों को लेकर आपकी क्या नीतियां रहने वाली है, क्या पॉलिसीज रहने वाली है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों ने और इसके साथ में कोऑपरेटिव मूवमेंट को जोड़कर महाराष्ट्र ने तरक्की हासिल की है। केवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ महाराष्ट्र का पहचान नहीं है, महाराष्ट्र की पहचान सहकारिता भी है। कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान जो है पश्चिम महाराष्ट्र में, वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसे भी खत्म करने की कोशिश अमित शाह जी ने, जो मिनिस्ट्री स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का विषय जो है, उसको जबरदस्त जबरन जो है वो मरोड़ कर एक नई मिनिस्ट्री फॉर्म कर यहाँ खत्म करने की जो कोशिश की है, उससे भी यहाँ की जनता जो है वो नाराज है। अभी देखिए आप, हमारे विदर्भ में, मैं आप ही नागपुर में बैठा हूँ, यवतमाल यहाँ से 150 किलोमीटर है। वहां पर उन्होंने जाकर दाबड़ी में कहा था देश के प्रधानमंत्री ने कि हम एमएसपी पे 1.5 गुना 50% ज्यादा देंगे। आज सोयाबीन का एमएसपी 4,892 है और 3200 रुपए में सोयाबीन बेचना पड़ रहा है। आप सोचिए आप कि इससे किसान आहत नहीं होगा तो क्या होगा। यहाँ पर बाढ़ हुई, बारिश आई, किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा जो है वो किसानों को नहीं मिला। तो 6,000 का ढकोसला जो है और 12,000 का ढकोसला, वो किसानों ने पहचान लिया है। दूसरी बात, ऐसे कई व्हाट्सएप किसानों के घूम रहे हैं जहाँ कहते हैं कि मैंने 3200 में सोयाबीन बेचा, लेकिन मैं तेल सोयाबीन का ले जाने के लिए मेरे को 160 रुपए देना पड़ रहा है। तो किसान को समझ में आ रहा है कि मैं प्याज मुझसे 15 रुपए 20 रुपए में लिया जा रहा है, लेकिन आम आदमी को 100 रुपए में बेचा जा रहा है। लहसुन मेरे से 50-60 रुपए में लिया जा रहा है, लेकिन आम आदमी को 500 600, आपके दिल्ली में कितना है मुझे पता नहीं, 600 के आसपास ही होगा, वहां पर भी होगा तो लहसुन। जी, जी। तो किसान ये भी अभी समझ रहा है और आम आदमी भी समझ रहा है कि ये महंगाई थोपी गई महंगाई है। इनके बिचौलिए दोस्त जो है, वो बिचौलिए दोस्त यानी आपको पता है, ए स्क्वेयर, डबल ए, तो उनके फायदे के लिए हो रहा है, ये किसान समझ चुका है। तो इन्होंने जितना भी द्वेषपूर्ण राजनीति करने की कोशिश की, नफरत का बाजार खोलने की कोशिश की, और उधर राहुल जी जाकर गोल्डन टेम्पल में सेवादारी दे रहे हैं, तो मोहब्बत की दुकान किसने खोली और कौन देश की तरक्की चाहता है, ये जनता के सामने है। तो हमने एक बात रखी थी, ये जो फ्रीबीज फ्रीबीज जो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और जहां देना होगा वहां थोड़ा सा देकर मत को खरीदने की कोशिश करते हैं, वहां पर राहुल जी ने इसको अर्थव्यवस्था को रिस्टार्ट, जंग स्टार्ट करने की जो बात कही है, वो लोगों को समझती है महाराष्ट्र में, कि जब तक मांग नहीं बढ़ेगी, हाथ में खरीद क्षमता नहीं होगी, परचेसिंग पावर नहीं होगा, तो मांग बढ़ेगी नहीं, मांग बढ़ेगी नहीं तो नौकरियां पैदा नहीं होगी, नौकरियां पैदा नहीं होगी तो फिर इनकम नहीं होगा, और ये जो साइकिल जो है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, ये साइकिल जी। रुक जाएगा। तो एक ईमानदारी इसमें क्या है मैं बताता हूँ, हमारा हमारा प्लॉय क्या है, हमारा प्लान क्या है। तो 3,000 रुपए देना यानी फ्रीबीज नहीं है। आपने गलत तरीके से नोटबंदी की, गलत तरीके से जीएसटी लगाई, और उसका खामियाजा स्मॉल एंड मीडियम के स्केल इंडस्ट्री को भुगतना पड़ा। महिलाओं की जो सेविंग थी, जो डोमेस्टिक सेविंग था, वो खत्म हो गया, और एक तरह से जो चक्र था वो खत्म होकर बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और लोग गरीबी की तरफ चले गए। ये कितने भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमने हटा दी है, 24 करोड़ लोगों को ऊपर लाया है, तो भाई 80 करोड़ लोग कौन है, किस देश के हैं, जिनको आप 5 किलो अनाज देते हो। बड़े यानी ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ महाराष्ट्र के लोग समझते हैं, कि एक तरफ इतना बड़ी बात करेंगे और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को ये अनाज दे पाए। हमारे हिसाब से अभी वो 92 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि 2011 के बाद इनका सेंसस हुआ नहीं है। हुआ तो नहीं। ये बातें सामने हैं। दूसरा एक फैक्टर है बेरोजगारी का। बेरोजगारी देखिए चरम पर है, और सबसे बुरी और सबसे गलत बात पूरे देश में जो हो रही है वो महाराष्ट्र में भी हो रही है इनकी नीतियों की वजह से। वो ये है कि एग्जाम ही नहीं लेना, और हुँ। एग्जाम लेने का जो ढोंग करते हैं उसमें पेपर लीक करवा देना। अब जो लड़का 25 की उम्र में पढ़ाई शुरू करता है पीएससी के एग्जाम्स को, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को, वो अगर 5 साल नहीं हो पा रही एग्जाम, तो उसकी उम्र तो निकल गई।
वो तो बाहर हो गया कंपटीशन से, बिना एग्जाम दिए ही, बिना मौका मिले ही। चाहे फिर वो पटवारी की परीक्षा हो, चाहे फिर वो क्लास 4 की, क्लास 3 की एग्जाम्स हो, ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है। तो बड़े बड़े आंदोलन उसके हुए हैं, तो उन्हें पता चला है कि ये बेरोजगारी दूर करने वाली सरकार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ाने वाली है। तीसरी बात बेरोजगारी से जुड़ी हुई है कि बड़े बड़े उद्योग, महाराष्ट्र जो है वो उद्योग के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र जी उद्योग के लिए क्यों जाना जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, इसमें डाउट ही नहीं पहले से ही। लेकिन हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही थी। इन्होंने कानून व्यवस्था खत्म की, इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया, खराब किया। देखिए हमारा चाकन पुणे, बिग इंडस्ट्रियल हाउस है वो। पुणे में चाकन से 37 कंपनियां चली गई है। पिंपरी चिंचवड़ जो हमारा, आप समझ लीजिए इसको सिलिकॉन वैली है देश की, वो सिलिकॉन वैली में से बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन वहां से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो छोड़कर जा रही है। ये इनकी नीतियां है। वेदांता फॉक्सन कहाँ जा रहा है? गुजरात जा रहा। टाटा एयरबस कहाँ जा रहा है? गुजरात जा रहा। बल्क ड्रग्स कहाँ जा रहा है? गुजरात जा रहा। सारे इक्विपमेंट्स, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स कौन बना रहा है? जिसने कभी खिलौने की बंदूक नहीं बनाई। तो ये सारी बातें महाराष्ट्र समझता है। और तीसरा इशू महंगाई का है। महंगाई का मैंने बताया आपको कि लोग बिल्कुल सर। परेशान हैं। सर लेकिन एक चीज जो आप लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आपका प्रचार भी आखिरी में है तो आप लोग भी लग रहा है जो बीजेपी का जो प्लान था बटेंगे तो कटेंगे, एक है सेफ है, इस नारे में फंसते हुए दिख रहे हैं क्या? क्योंकि जब कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसी से रेफरेंस लेते हुए एक सेफ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें उद्योगपति के साथ नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाते हैं, और जबकि काउंटर में देखा जाए तो आपके भी सारे मुख्यमंत्री तो उस उद्योगपति का तो उठते बैठते है ही है ना। देखिए एक बात न्यूज क्लिक्स के माध्यम से, क्योंकि तटस्थ लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस या राहुल जी व्यापार के खिलाफ नहीं है। हम लूटमार के खिलाफ है, हम मोनोपोली के खिलाफ है। और चूंकि आप बोलने दे रहे हैं इसलिए मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि क्या एक आदमी मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ नन, ये कहावत हमने सबने सुनी है। सब कुछ पता है लेकिन आता कुछ नहीं है। तो एक आदमी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, सारी सारी जितना भी आए, वो सारा एक ही इंसान को देने के पीछे का मकसद क्या है? क्या आप देश को आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हो? क्या इस देश के बाकी व्यापारियों को खत्म करना चाहते हो? क्या इस देश में जो टैलेंट है, जो अमेरिका चला रहा है, इस देश का टैलेंट इन्फोसिस इन्फोसिस चला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है, जेफ बेजोस के पास हमारे लोग हैं, दुनिया भर में हिंदुस्तान का जो टैलेंट है, क्या उसको ये खत्म करना चाहते हैं और एक आदमी के पास में बंद कर रहना रहना चाहते हैं? क्या इस तरह की कभी टाटा बिरला के ऊपर आरोप हुए हैं? तो आप मोनोपोलाइज कर रहे हो, एकाधिकार शाही जो है वो स्थापित करना चाहते हो। एक आदमी के पास में पूरी व्यवस्था जो है, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, वो आप देना चाहते हो। हमारे वक्त भी अदानी व्यापार करते थे ना, और हमारे राज्यों में भी आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपने इस तरह से लोगों को खत्म कर दिया है कि आपको अगर पावर जनरेशन करना होगा तो अदानी की कोई बचा ही नहीं है। बचाओ, बताओ ना, एल कहाँ है बताओ? रिलायंस भी नहीं टिक पाती है उसके सामने। ऐसा कौन सा गौतम अदानी लग गया है? वो कोई न्यूटन का बाप है क्या? तो ये मोनोपोलाइजेशन जो है इनकी, वीएन और नेशनहुड बुक जो है, वीएन और नेशनहुड बुक ये कहती है कि सारी आर्थिक संपत्ति जो है उसका कंट्रोल दो चार लोगों के हाथ में रखो, और लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज कर दो, और धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा दो एक दूसरे से। अपनी सत्ता बनी रहेगी, हजारों सालों तक बनी रहेगी। ये बोलते हैं ना, 1000 साल तक हमारी सत्ता रहेगी। जी और ये भाषण, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो नागपुर में रहता हूँ, मैं इनकी किताबें पढ़ चुका हूँ, इनकी पॉलिसी को बचपन से समझता हूँ, महसूस करता हूँ। लेकिन ये बात चंद्रशेखर जी ने भी रखी थी एक बार देश के संसद में। तो नए पीढ़ी को नए तरीके से बताना पड़ेगा। मोनोपोलाइज हो जाएगी। आज कितने सारा व्यापार दुनिया में नंबर 1 पे गौतम अदानी चले गए। क्या कुछ इनोवेशन किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ मुकुंद जी, क्या अदानी ने एक इनोवेशन किया है? कल एलन मस्क ने तो भी कुछ कुछ इनोवेशन करते रहता है वो। ये इन्होंने इन्होंने एक इनोवेशन किया है, इन्होंने कुछ नया दिया है देश को। दिस इज द इरा ऑफ नॉलेज, दिस इज द इरा ऑफ एक्सेस टू नॉलेज एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। क्या इन तीनों चीजों में गौतम अदानी के कंपनी ने कुछ किया है? लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है। अब महाराष्ट्र में सरकार बदलती रहती है, महाराष्ट्र की जनता होशियार है, इसलिए जितने भी उद्योग आएंगे वो गुजरात ले जाओ, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल रहे। धारावी, धारावी 350 एकड़ का है, आपको क्यों 1200 एकड़ चाहिए? आप साल्ट पैन भी ले लोगे, आप मडाईलैंड भी ले लोगे, वो सारा सारा जमीन आप छीन लोगे, और फिर आप कहते हैं कि हम गरीबों को घर देने वाले, फिर छुप छुप के क्यों घरों पे नंबर डाल के जा रहे हो? अरे आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो तो लोगों ने आपको वेलकम करना चाहिए धारावी में, लोगों ने आपको रिसीव करना चाहिए।
लेकिन लोग रिसीव नहीं कर रहे आपको। आप छुपके से आते हो, रात को घरों पे नंबर डाल के भाग जाते हो। अरे आपके मन में पाप है ना, आपके मन में चोरी है और कर रहे हो चोरी। आप समझते हो बॉम्बे, आई एम टॉकिंग अबाउट हम्म, बॉम्बे, हार्ट ऑफ बॉम्बे की लैंड, सबब्स की लैंड नहीं बोल रहा हूं मैं, हार्ट ऑफ बॉम्बे की धारावी की लैंड, 1080 एकड़। जब हमें आरे का जंगल बचाना था और कार शेड जो है वो हम साल्ट पैन में चाहते थे कि साल्ट पैन में हम कार शेड बनाएंगे, हमको लैंड नहीं मिली क्योंकि सेंटर का सब्जेक्ट है साल्ट पैन, लेकिन इनको मिल जाती है अदानी को। तो इस एकाधिकारशाही के खिलाफ और एक व्यक्ति के हाथ में सारी संपत्ति का संचय होना, यानी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के बाद, अगर अदानी बर्बाद हो गया तो देश बर्बाद हो गया। 140 करोड़ का देश एक आदमी पे निर्भर, ऐसे कैसे होगा? अच्छा, इसके अगर वापस महाराष्ट्र की राजनीति पे आते हैं, क्योंकि हम हमारे जितने भी दोस्त पत्र महाराष्ट्र की राजनीति पर ही है। मैंने महाराष्ट्र के बाहर की एक भी, मैंने हसदेव जंगल की बात नहीं की, मैंने नहीं मणिपुर नहीं, की बात नहीं की। वो उद्योग वाला रियल पॉलिटिक्स पे आते हैं, जहां इधर हो रही है जो राजनीति, चुनावी राजनीति में हमारे जितने भी दोस्त हैं इस बार ये सब कंफ्यूज है महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि पता नहीं चल रहा कौन पक्ष में कौन विपक्ष में। एक शिवसेना आपके साथ है, एक शिवसेना उनके साथ है, एक एनसीपी आपके साथ है, एक एनसीपी उनके साथ है। इसी तरह से आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। नहीं, देखो, दोस्त दुश्मन इस तरह से कांग्रेस नहीं सोचती है, विपक्ष को सोचते हैं हम, ये विपक्ष है, कोई दुश्मन नहीं है हमारा। जो जो इंसान ने मोहब्बत की दुकान खोली है वो किसी को दुश्मन नहीं मान सकता है। विपक्ष है, विपक्ष की कुछ नीतियां है जो हमें पसंद नहीं है। हम्म, हमें ऐसा लगता है कि इस देश का एक कलेक्टिव गुड जो है, जो एक एकत्रित अच्छा जो है, उसको खराब किया जा रहा है। अब अगर अगर आपका न्यूज क्लिक है, उसमें सिर्फ अगर मुकुंद के बारे में अच्छा सोचा जा रहा होगा और बाकी सब लोगों को बाईपास किया जा रहा होगा, तो एक दिन आपका मुकुंद खत्म तो आपका न्यूज क्लिक खत्म। तो हम सबका अच्छा सोचने की नीति जो है वो महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में ला रहे हैं। अभी बताइए मुझे कि सोयाबीन, कपास, संतरा, गन्ना, प्याज, बेरोजगारी, उद्योग, ये सारी चीजों की बात कांग्रेस कर रहा है। कभी कांग्रेस ने बटेंगे तो कटेंगे कहा, हमने उसका जवाब नहीं दिया। हमने बोला एक है तो सेफ है तो क्या है, ये एक आदमी कौन है? तो ये एक आदमी कौन है ये हमने दिखा दिया कि तिजोरी जो है वो तिजोरी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की तिजोरी यानी देश की तिजोरी है। आप ध्यान में रखिए, 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है हम, 40 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है। तो ये हमारे जनता का है, ये देश की एक एक जनता का, वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, उनका है ये किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। तो एक आदमी को कैसे तिजोरी पूरी दे दी और सेव कर दिया है, वो हमने दिखाया है। वो हमने कोई कम्युनल एजेंडा के पीछे नहीं गए हैं और हम कम्युनल एजेंडा के पीछे भी जाते नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी सोच है। हम हिंदू मुसलमान ना कभी किए हैं ना कभी करेंगे, किसी का तुष्टीकरण करने की बात नहीं है। अगर तुष्टीकरण करते तो केवल मुसलमानों का ग्रोथ होता। ग्रोथ उसी का हुआ है जिसने नीतियों को समझा है, जिसने मेहनत की है, उसी का ग्रोथ हुआ है। तो ये ग्रोथ भी कोई ऐसा सेंट्रिक नहीं है कि ये करते ना, हमको बोलते ना हम हम्म, तुष्टीकरण करते हैं, सिकुलर है हम। तो मुझे बताओ, देश की जो तरक्की हुई है उसमें किसकी तरक्की हुई है? और आज के बिल्कुल। तारीख में अगर बेरोजगारी बढ़ी है और किसानों को झटका बैठा है, तो कौन किसान, वो किस धर्म के हैं? लेकिन कभी कांग्रेस ने कहा कि क्या बेरोजगारी ये हिंदू नहीं है, क्या किसान ये हिंदू नहीं है, महंगाई जिन महिलाओं को चोट पहुंच रही है वो हिंदू नहीं है? ऐसा कभी कहा हमने? कभी धर्म की बात की? यार ये देश गुलदस्ता है। ये देश अलग अलग, काला कृष्ण, गोरा कृष्ण, इसकी कृष्ण को भी अलग अलग तरीके से पूजने वाला है, सगुन निर्गुण की तरफ चाहने वाला देश है ये। तो एक धर्म, अनेक प्रथाएं परंपराएं जो है वो अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग जगह दिखती है। मैं जिस नागपुर में रहता हूँ, अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी में और अमित शाह में, तुम्हारा हेडक्वार्टर है ना ये, जो गंदी सोच जो नफरत है तुमको लगता है ना, मेरे लिए तो दीक्षा भूमि है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। एक बार आए और संत ताजुद्दीन बाबा के बारे में कुछ कह के दिखा दे, सारे हिंदू जूते से मारेंगे इनको, जूते से मारेंगे। हमारे यहाँ संत ताजुद्दीन बाबा सूफी संत हुए हैं, मुस्लिम थे, तो उनको, उनकी तस्वीर हम लगा हमारे पूजा के मंदिर में रखते हैं। ज्यादा हिंदू जाते हैं उनके दरबार में। हिम्मत है तो कह के दिखा दे, यहाँ पर आकर हिंदू मुसलमान करके दिखा दे। ऐसा नहीं है ना ये देश। तो इसके खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। शिरडी के साईं बाबा को इन्होंने, कौन मुस्लिम है ये वगैरह करने की कोशिश की, और लोग बढ़ गए हिंदू जाने वाले। साउथ से कितने बड़े पैमाने पे लोग आते हैं। वो आस्था का सवाल है, जहाँ आस्था है वो जा रहे हैं लोग। लेकिन सर मैं वो फिर से वापस आता हूँ, जो अलायंस में कंफ्यूजन की स्थिति है क्या जनता के अंदर आपको दिख रही है क्या? पार्टियां जिस तरह से बटी है।
पहले पहले थोड़ा था, लोकसभा में वो कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि जो तुतारी जो थी, ट्रम्पेट जो है, हम्म। वो उन्होंने भी वो भी करके देखा है, तुतारी के साथ ट्रम्पेट भी रखा है। तो कोशिश की है, लेकिन अभी लोगों को पता चला है कि पवार साहब यानी ओरिजिनल एनसीपी, उद्धव ठाकरे यानी ओरिजिनल शिवसेना, क्योंकि हमारे साथ आने के बाद ही उनकी उसकी तोड़फोड़ हुई है। राजनीतिक पलायन हुआ है इस पार्टी से उस पार्टी में, लेकिन इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करके जो पलायन हुआ है, उसको महाराष्ट्र की जनता अच्छे से समझती है। इसीलिए तो इनकी हिम्मत नहीं हुई है, इन्होंने आज 3.25 साल हो गए मुकुंद जी, इनकी हिम्मत नहीं हुई है स्थानीय निकायों की चुनाव लेने की। उसमें स्थानीय निकाय कैसा है, एक तो स्थानीय निकाय हमारा ऐसा है कि जिसके बराबरी में देश के आधे स्टेट नहीं है इकोनॉमी, जिसका नाम है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। साठ बीएमसी। हजार करोड़ का बजट है उसका, बीएमसी का। फिर आप पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लीजिए, छत्रपति संभाजी महाराज औरंगाबाद जो है वो लीजिए, नागपुर लीजिए, इन सबका अगर बजट मिला दोगे ना आप, तो कई राज्यों के बजट इसके आसपास भी नहीं। ऐसे निकायों के चुनाव लेने की इनकी 3.25 साल से हिम्मत नहीं हुई है। 2019 के बाद जितने भी बाईपोल्स हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, हमारे यहाँ बाइकैमरल है, हमारा विधानसभा जो है वो विधान परिषद और विधानसभा दो है। विधान परिषद में चुनाव होते हैं लोगों में से कुछ, एक होता है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरा होता है टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके भी सारे के सारे चुनाव नागपुर में हारे हैं ये, नागपुर में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी और टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी ये हारे हैं। तो लोगों के बीच में जो इशू है, मैं आपसे कहना चाहूंगा फिर से, वो इशू है किसान का, एग्रेरियन डिस्ट्रेस। ये बहुत बड़ा इशू है, जिसमें सोयाबीन टॉप पे है, कपास टॉप पे है, संतरा भी टॉप पे है हमारे नागपुर के बेल्ट में। उधर इसको पश्चिम तो सर महाराष्ट्र उन्होंने में काउंटर करने की कोशिश करी है ना, उसमें जब वो भाव अंतर की स्कीम लेके आए हैं, किसानों का नासिक और इस तरफ से जब बड़ा मार्च हो रहा था, उसके बाद भाव अंतर की बात आई थी। वो तो एमएसपी वाले सवाल को, उनके रेट को कुछ कम करने की कोशिश तो करी है, एक तरफ लाडली योजना एक बार है। आपके लोग जो फील्ड पे होंगे उनको पूछो कि भावांतर दिया है क्या। अगर 3200 में सोयाबीन बिका है, तो 4200 और 600 यानी 1692 रुपए दिए है क्या भावांतर में, जो गैप आया है। अरे यहाँ यहाँ बाढ़ आई थी, यहाँ बहुत बारिश हुई थी, उसका तो मुआवजा नहीं दिया इन्होंने अब तक, और जी। कहते हैं 12,000 का 15,000 कर देंगे। भावांतर दिया होता तो आवाज आई रहती है। अभी नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन को बुलाकर ये करवाना चाहते थे कि हम बोनस देंगे, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं कर पाए। अब इनकी कौन सुनेगा, इन्होंने कहा कि 6,000 रुपये हम सोयाबीन को देंगे। अरे अभी दो ना, अभी किसने रोका है आपको। डबल इंजन की सरकार है ना, वैसे तो दूसरा इंजन, जब पहला इंजन कमजोर होता है इसलिए लगता है, इनको ये भी सर, नहीं समझता है लाडली डबल। योजना आपको लगता है बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव भी कहा जाता है, इसी योजना ने आखिरी समय में पलटा था, तो उस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में भी है क्या? मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ये महाराष्ट्र बहुत अलग है। डेक्कन प्लेटू में जहाँ महाराष्ट्र गेटवे है, महाराष्ट्र का कल्चर बहुत अलग है, महाराष्ट्र के लोग अच्छे से समझते हैं। हमने पूछा उनको कि कैसा लग रहा है, अभी तो वैसे दिवाली हो गई, पैसे खत्म हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको लेने दो ना, महंगाई तो इन्होंने थोपी है। आप देखिए कई वीडियो ऐसे आए हैं, कई महिलाओं के इंटरव्यूज आए हैं। हो सकता है आधे परसेंट का, 0.5% का, 0.75% का फर्क जरूर पड़े, कुछ महिलाओं को लगे कि ये योजना शुरू रहनी चाहिए। लेकिन हमने भी महालक्ष्मी में 3,000 रुपये देने का बात वायदा किया है। 25 लाख रुपए का हमारा एक स्वास्थ्य बीमा जो है, हमने चिरंजीवी जैसा था राजस्थान में, जो राजस्थान काफी में। सफलतम योजना थी, जो इन्होंने बंद कर दी है, वो की है। सिलेंडर 500 रुपए का है, इन्होंने दिया क्या राजस्थान में, एक बार पूछ लो। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जनता को समझती है, ये तो जनता सर ने। बड़ा सवाल है, राजनीतिक पार्टियों का जो अनाउंसमेंट करती है कितना नीचे उतरता है। और हम सर देते हैं ना, एक आखिरी हमने में एक चीज। कर्नाटका में और तेलंगाना में हमने बातें सामने रखी है। महाराष्ट्र में हमने 19,000 करोड़ की कर्जा माफी करके दिखाई है। 2020 में जब हमारी सरकार आई थी, 19 में, उसके बाद हमने कोरोना चलते हुए भी, और हमारा 1 लाख करोड़ का बकाया, हमारा जो फंड होता है सीएसएस का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का फंड होता है, अलग अलग फंड होते हैं, जीएसटी कॉम्पेंसेशन, ये रोक के रखा था, दिया नहीं था, करीब करीब 96,000 करोड़ का। उसके बावजूद 19,000 करोड़ की कर्जा माफी हमने दी है ना। हमारा कहना यही है कि क्या भाई, जब हालांकि सर गरीबों को वादा तो संपूर्ण कर्जा माफी का था। 2 लाख तक बोला था हमने, अभी 3 लाख कर हाँ। दिया हमने। हमने 2 लाख तक बोला था, हमने 3 लाख तक बोला था। नहीं मुकुंद, एक बात समझ लीजिए आप, जब 16 लाख करोड़ का बड़े व्यापारियों का जब कर्जा माफ होता है, तब अर्थव्यवस्था ध्वस्त नहीं होती है। और जब किसान, जिसको जिंदगी में उठकर खड़ा करना है हमें, अगर उसको वो खत्म कर देंगे हम, तो हमारे जी। अर्थव्यवस्था में 65% लोग जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको वो खत्म नहीं होगा क्या। ये इकोनॉमिक्स कौन सा इकोनॉमिक्स है कि अमीरों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग है। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स सबके लिए सेम होना चाहिए, कि हम अगर वहां पर
पैकेजेस दे रहे हैं, तो किसानों को पैकेज देने में क्या हर्ज है? उनको उनके भाव को उनके माल को भाव दे दो, तो शायद बिल्कुल। मुझे नहीं लगता वो कर्जा माफी कभी मांगेंगे। वो वक्त आ गया बिल्कुल, है उनको सवाल देने का। वही है। जो किसानों को उनके फार्म जब मिलेगा तो उनको कर्जे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सर आखिरी में सर चूँकि अब समय आपके पास भी कम है हमारे देखते हैं इसको। सर जो ये चुनाव जो अभी गठबंधन जिस तरह पार्टियाँ लड़ रही हैं, चुनाव परिणाम के बाद भी यही स्थिति रहेगी? या इसमें भी आप बदलते क्योंकि कभी लगता है जो अजीत पवार वापस ना जाए किस तरह जिस तरह से वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है या आपके कुछ साथी वापस उधर ना चले जाएँ। तो लग रहा है कि चुनाव परिणाम के बाद कुछ स्थितियाँ बदल सकती है? स्थितियां अगर बदली तो उधर से इधर आने की हो सकती है। लेना नहीं लेना वो तब का डिसीजन होगा। अजीत दादा के बारे में जरूर कुछ कहना संभव नहीं है अभी अभी के तारीख में पॉलिटिकली। लेकिन एक बात है, जिनको ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का डर था वो पहले ही चले गए। हमारे यहाँ का कचरा साफ हो चुका है। अब जितना कूड़ा कचरा है वो पूरा बीजेपी के पास पड़ा हुआ है। समझे नहीं? तो हमारे यहाँ से कौन जाएगा? क्या अतुल लोंडे पाटिल जाएगा? नहीं जाएगा। मुझे क्या पता फर्क थोड़ी सर पड़ता है? कौन कहाँ जाएगा। मैं मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का मेरा संबंध ही नहीं है। मैंने कोई चोरी की नहीं है, तो मुझे दबाने का सवाल ही नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कोशिश नहीं हुई होगी? मैं जिस तरह से बोलता हूँ नेशनल लेवल पर, क्या कोशिश नहीं हुई होगी? लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता ना। वो गए हैं तो आइडियोलॉजिकली उनको पता है, या मोदी जी बहुत महान नेता है इसलिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। महान नेता की लीड 1.5 लाख पर आई है। थोड़ा सा भी अंदेशा होता ना, और प्रियंका जी लड़ जाती ना, तो मोदी जी दिखते इलाहाबाद नहीं से थे। और इला वाराणसी से वाराणसी से तो मोदी जी भी वाराणसी से दिखते नहीं थे हमको। मीडिया ने जिस तरह से हमें मोहब्बत की है, हमसे मीडिया की जो मोहब्बत है, मैं अलग तरीके से बोलूंगा, जो मीडिया की मोहब्बत है हमसे, उन्होंने इस तरह से दिखा दिया कि पता नहीं हमारे 50 भी आते नहीं आते, 40 आते नहीं आते, इस तरह से करके रखा था। थोड़ा सा भी अंदेशा होता ना, तो इस देश की जनता ने ठान लिया था। हमें लगता था कि देश में बड़ा बांग्लादेश हुआ है, श्रीलंका हुआ है, लेकिन देखो ये गांधी का देश है, बुद्ध महावीर का देश है। इन्होंने इन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल करके ही बदलाव करके दिखाया है। तो बिल्कुल। आखिरी में सर जाते-जाते आपको कांग्रेस पार्टी को जनता क्यों वोट दे? क्योंकि अब कल वोटिंग है। इसलिए हम इंसानियत की बात करते हैं, इसलिए कि हम किसानों के प्रश्नों को उठाकर उन्हें सॉल्व करने, देखो आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना अलग बात है, उसका सोल्यूशन देना अलग बात है। हम बिल्कुल। उनके फसलों को दाम देना चाहते हैं। हम ईमानदारी से उनका काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से बेरोजगारी कम करना चाहते हैं, ईमानदारी से महंगाई कम करना चाहते हैं, और इसके पहले हमने करके दिखाया है, और आने वाले दिनों में भी करके दिखाएंगे। हम इंसानों की बात करते हैं, हम व्यक्ति की बात करते हैं, हम नागरिकों की बात करते हैं। हम धर्म की बात नहीं करते, हम जात पात की बात नहीं करते, हम बांटने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं, हम मोहब्बत की दुकान डालने की बात करते हैं। ये जो देश है, ये देश इकट्ठा रहे, एक रहे, और इसके लिए अगर और भी बलिदान देने पड़े तो कांग्रेस का कार्यकर्ता वो बलिदान देने को तैयार है। लेकिन देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने को तैयार नहीं। बात होगी तो विकास की होगी, बात होगी तो इंसान को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा जीवन देने की कोशिश ही कांग्रेस का नीति निर्धारण है। इसीलिए हमको वोट दे, ये न्यूज क्लिक से हम मांग करते हैं। ठीक है। नमस्कार अतुल साहब, आपने अपना बिजी समय से इतना समय दिया और उम्मीद करते हैं जो भी नतीजे हो उसको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे और जो आपने बातें कही उस पे जनता किस तरह से सोचती है वो तो 20 तारीख को सील हो जाएगा डब्बे में और 23 तारीख को देश के सामने आएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप शामिल हुए हमारी चर्चा में। धन्यवाद।